हाय स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू टुडेज सेशन। यस, ये एक वो सेशन है जिससे हम क्लास 9th के लिए उमंग शुरू कर रहे हैं। सो हाउ मच एक्साइटेड आर यू फॉर दिस उमंग सीरीज? और जो भी आपके डाउट्स हैं उमंग से रिलेटेड वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, क्योंकि ये हमारा पहला सेशन है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास 9th के लिए सोशल साइंस के उमंग में हम क्या करेंगे। तो बच्चा, in social sciences umang we will be doing each and every chapter of your social science class 9th और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। इनफैक्ट हर चैप्टर का लास्ट सेशन जो होगा वो होगा मेंटी क्विज, क्योंकि पता तो चलना चाहिए ना दैट हाउ मच हैव यू लर्नड थ्रू द उमंग सीरीज। और इसके साथ साथ और बहुत सारे बीच में सरप्राइजेस होंगे उमंग से रिलेटेड, सोशल साइंसेस से रिलेटेड और अदर फन एक्टिविटीज ऑल्सो। So don't forget to like the video and subscribe to the channel and let's begin this first session. अच्छा, आज के सेशन के लिए I've picked up a chapter that you all dread. In fact, I also dread, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लास 9th के हिसाब से ये चैप्टर is very difficult. So let's crack this chapter with this session number 1. The chapter is French Revolution. Now I hope all of you are sound and safe, and if you are, do let me know in the comments. Okay? चलो, आज मैं बताती हूँ आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। यू विल गेट टू नो अबाउट फ्रेंच सोसाइटी, यू विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द ग्रोइंग मिडिल क्लास सोसाइटी इन द फ्रेंच सोसाइटी, you will also get to know about the ideas of philosopher, the struggle to survive, and the surprise is you will also get to know most important 1 mark question of today's session. तो ये है सरप्राइज जो आपको हर सेशन में मिलता रहेगा उमंग की, सोशल साइंसेस की, जस्ट ऑन आवर चैनल वेदांतु 9th and 10th. Okay, so let's begin. French society in the late 18th century. First of all, again, when I say 18th century, I mean from 1700 to 1800. Now, French society को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है that imagine King Louis like a boy who is 20 years old. ठीक है, अब ऐसा बच्चा किंग लुई द 16th जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता है, he was given such a big country called France. इतनी बड़ी कंट्री उसको हाथ में थमा दी गई इन 1774। इनफैक्ट उसकी शादी भी करा दी गई। शादी किससे कराई? एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस का नाम था मैरी एंटोनियट। तो हीरो हो गया हमारा किंग लुई, हीरोइन हो गई हमारी मैरी एंटोनियट। अब देखते हैं कि राजा साहब तो बन गए, ही वाज थ्रोन डेफिनेटली, बट व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द फ्रांस? तो बच्चा, कंडीशन ऑफ द फ्रांस वाज नॉट वेरी वेल। यू नो, इससे पहले कि मतलब किंग लुई कुछ करता फ्रांस के बारे में, फ्रांस की सिचुएशन ऑलरेडी बहुत खराब थी। फ्रांस के सारे फिनेंसेस वर ड्रेन्ड आउट बिकॉज फ्रांस ने हेल्प की थी अमेरिका की इन गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन। और अपने दोस्त को समझ के उसने उसकी बहुत हेल्प की थी, पैसे वैसे दिए थे। बट आफ्टर अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंट, अमेरिका डिड नॉट एवर रिटर्न द मनी बैक। इनफैक्ट इसी हेल्प करने के चक्कर में फ्रांस हैड गॉटन डेट ऑफ 2 बिलियन लिवरेज। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि लिवरेज क्या होता है? लिवरेज होता है फ्रेंच करेंसी ऑफ दैट एरा। ठीक है, तो इतनी ज्यादा हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया था। उसके साथ साथ इस डेट पे था वेरी हाई इंटरेस्ट, और उसके साथ साथ फ्रांस बड़ी फैंसी कंट्री है, राइट? फ्रांस का रहना पीना बहुत ही फैंसी था। सो टू द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द आर्मी, द कोर्ट, द पैलेस, ये सब कुछ उस पे एक चेरी ऑन द केक की तरह काम करता था। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट कहां से पैसे लाएगी? ऑब्वियसली किंग। हाउ विल द किंग गेट द मनी? सो किंग अपनी पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए टैक्सेस इंक्रीज करते जा रहा था। अब इन टैक्सेस इंक्रीज करने में क्या प्रॉब्लम है, या आपको आगे चैप्टर में पता चलेगा। चलो, सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। You can call them estates. Okay, these categories are known as estate. जैसे हमारे इंडिया में there is caste structure, in French society there were estate structure going on. First estate, second estate, third estate. First estate is बच्चा clergy community. Clergy community belonged to the people who were religiously very important, like priest and father, so on and so forth. Second estate belonged to the nobility. अब when I say nobility, I don't mean exactly the king. सिर्फ king की बात नहीं हो रही है। Anybody with the noble descent, जो noble family से थोड़ा सा भी related है, उसे हम nobility में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 estates हैं, ये privileged state है।
बाय द बर्थ, मतलब पैदा ही उस फैमिली में हुई है जो काफी प्रिविलेज्ड है. ऑन द अदर हैंड, द थर्ड estate that I am going to tell you about had practically everybody else. Talk of teachers, talk of professors, talk of peasants, talk of beggars, talk of shopkeepers, cobblers, anybody and everybody who did not make it to the first estate and the second estate were a part of third estate. चल अब बात करते हैं कि और इससे क्या प्रॉब्लम है. अच्छा, सोसाइटी तो अभी ओवरऑल थोड़ी सी ठीक लग रही है, तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि सोसाइटी में था फ्यूडल सिस्टम. बिग बिग लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, लार्ज लैंड ओनर्स हुआ करते थे. दे नेवर यूज्ड टू वर्क ऑन देयर लैंड देमसेल्व्स. इंस्टेड दे यूज्ड टू फोर्स पुअर पीजेंट्स टू वर्क इन देयर लैंड्स. और वहां काम करने का एक तो प्रॉफिट सारा जा रहा है लार्ज लैंड ओनर को, साथ के साथ उस लैंड पे काम करने का टैक्स भी देना पड़ता है. फ्यूडल टैक्स, फ्यूडल ड्यूज बोलते हैं. तो इस अनजस्ट सिस्टम को बोलते थे फ्यूडल सिस्टम. इसके साथ साथ द पीजेंट कम्युनिटी ऑलमोस्ट कंप्राइज्ड ऑफ 90% ऑफ द पॉपुलेशन. और इस 90% के पास कोई पावर नहीं थी. पावर थी आपकी फर्स्ट स्टेट के पास और सेकेंड स्टेट के पास. और तो और सारा का सारा टैक्स सिस्टम है. बोला था ना मैंने आपको, टैक्स से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सारा का सारा जो टैक्स सिस्टम है वो आ जाता था थर्ड स्टेट के ऊपर. अलग अलग तरीके के टैक्सेस होते थे. सम वर डायरेक्ट टैक्सेस, सम वर इनडायरेक्ट टैक्सेस. कुछ आपका नोबिलिटी लगाता था, गवर्नमेंट लगाती थी. कुछ आपकी क्लर्जी कम्युनिटी भी लगाती थी. ऐसे ही दो टैक्स हुआ करते थे, टीथ एंड टाइल. टीथ वॉज द टैक्स जो चर्च लगाती थी. मतलब आप जितना भी, इफ यू आर अ पीजेंट, वॉट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग, सम पार्ट ऑफ इट यू हैव टू गिव इट टू द चर्च एज अ टैक्स. और एक आपकी टाइल नाम का टैक्स होता था जो आपका नोबिलिटी लगाता था. इसके अलावा सॉल्ट पे, ब्रेड पे, हर चीज पे टैक्स लगता था. तो ये थी प्रॉब्लम. अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक है आपके लिए सरप्राइज. सरप्राइज क्या है आपको पता चलेगा एक दिन के अंदर. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दिस अमेजिंग सब्सक्राइब विच इज स्पेशली फॉर यू पीपल. चलो अभी आगे चलते हैं. फ्रांस की सोसाइटी के बारे में जान लिया, राजा के बारे में जान लिया, रानी के बारे में जान लिया. नाउ कम्स योर स्ट्रगल टू सर्वाइव. यू नो व्हाट, इन दैट एरा यूरोप की पॉपुलेशन बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही थी. इनफैक्ट फ्रांस वॉज वन ऑफ सच कंट्रीज इन विच देयर वॉज रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. ना अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ती जाएगी. सेम वॉज हैपनिंग इन द फ्रांस. तो फूड ग्रेन की डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. लेकिन प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन्स का, इट इज नॉट एबल टू कीप अप विद द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन. अब डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो क्या होगा? यस, यू आर राइट. हुआ ये कि प्राइसेस बढ़ने लग गए एसेंशियल कमोडिटी के. प्राइसेस बढ़ने लग गए एसेंशियल कमोडिटी जैसे कि ब्रेड, जो वहां का स्टेपल फूड हुआ करता था. इसके साथ साथ जो वेजेस थी, जो सैलरीज थी, वो लोगों की फिक्स थी, वो अभी भी उतनी थी. तो रियल वेजेस कम हो गई. ऑब्वियसली अगर पहले 100 रुपीज थे, 100 लिवरेज थे और 100 लिवरेज में अच्छा से हो जा रहा था हमारा सर्वाइवल, अब वो 100 लिवरेज कम पड़ने लगे. राइट. सो रियल वेजेस कम होती जा रही थी. इनकम से एक्सपेंसेस मीट नहीं होते जा रहे थे और अमीर लोगों और गरीब लोगों के बीच का गैप बढ़ता ही जा रहा था दिन पर दिन. तो काफी बड़ी प्रॉब्लम थी. सिचुएशन और खराब तब हो गई जब ड्रॉट आता था और हेल आता था. मतलब कभी तो सूखा पड़ जाता था, कभी ओले पड़ जाते थे. बट वट एवर, नो मैटर क्या आ रहा है, ड्रॉट या हेल, प्रॉब्लम यह है कि हार्वेस्ट हमेशा खराब हो जाता था. अब जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो रहा था पॉपुलेशन को केटर करने के लिए, वो भी खत्म हो गया. तो ये ओवरऑल जो पूरी सिचुएशन है, ये बार बार अकर करती थी. दिस यूज्ड टू री-अकर एवरी अदर ईयर एंड दिस प्रॉब्लम इज नोन एज सबसिस्टेंस क्राइसिस. यस, यू पीपल आर राइट. सबसिस्टेंस का मतलब है ऐसी क्राइसिस जब आप सर्वाइवल के लिए भी यू आर वर्किंग हार्ड टू ओनली सर्वाइव. सो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस. चलो अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हमने जान ली, थोड़ा सा हम वीसैट के बारे में भी जान लेते हैं. वीसैट इज वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट 2020. रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली फ्री बच्चा. इट इज फॉर क्लास 6 to 13th. So do think about it. Go to the website, go to the app, register for it and maybe appear for it. Who knows, you will get 100% scholarship. चलो अभी हम बात करेंगे, हमने क्या क्या बात कर लिया. सोसाइटी हो गई डिस्कस. वी हैव डिस्कस्ड द रॉयल फैमिली ऑल्सो. वी हैव डिस्कस्ड द सर्वाइवल क्राइसिस, सबसिस्टेंस क्राइसिस ऑल्सो. अब एक बहुत ही अलग चीज है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन.
इससे पहले कोई मिडिल क्लास पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलती थी, अब देखने को मिल रही थी 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास पॉपुलेशन। तो हुआ ये था कि सम पीपल बिफोर 18th सेंचुरी दे वर इन्वॉल्व इन ट्रेड में इन्वॉल्व थे, और ट्रेड में इन्वॉल्व होने के साथ साथ उन्होंने काफी पैसा कमा लिया था। दे हैड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। Now after money they had also acquired little bit of education also। तो अब आप देख रहे हो कि इस पॉपुलेशन के पास ट्रेड की वजह से मनी भी है और एजुकेशन भी है। यही एजुकेटेड एंड विद सम मनी वाली जो पॉपुलेशन थी, इसे हमने बोल दिया मिडिल क्लास पॉपुलेशन। एंड दिस मिडिल क्लास पॉपुलेशन वाज कंप्लीटली अगेंस्ट द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ। ओके, ये बात करते थे बढ़िया, ये बोलते थे कि प्रिविलेजेस पे क्यों होना चाहिए काम, बर्थ के बेसिस पे क्यों होना चाहिए, एवरीबडी शुड बी एबल टू गेट व्हाट दे वांट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। इजंट दैट वंडरफुल? यस इट इज। सो ये बात करते थे फ्रीडम की, इक्वल लॉज की, अपॉर्चुनिटीज की, अबॉलिशिंग द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसी दाल में तड़का लग जाता था। सॉरी, आई एम टॉकिंग अ लॉट अबाउट फूड बिकॉज आई एम कुकिंग अ लॉट ऑफ फूड इन लॉकडाउन। ओके, सो योर एनालॉजीज आर गोइंग टू कम फ्रॉम फूड, सो प्लीज पार्डन मी। तो इस दाल में तड़का लग जाता था बिकॉज ऑफ द फिलोसफर्स सच एज जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। दीज वर फ्रेंच फिलोसफर्स। अच्छा, ये बात आती है कि फिलोसफर्स कौन होते हैं? भैया, फिलोसफर्स वो लोग होते हैं जो बहुत ही प्यारा पर्सपेक्टिव रखते हैं आपके सामने, और इन्हीं को फिलोसफीज कहते हैं। आपको माना है मानो, नहीं माना है मत मानो, बट यू नो व्हाट, इनकी अच्छी फिलोसफीज के बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं। जैसे हमारी कंट्री में भी थे, इन इंडिया ऑल्सो वी हैड लाइक स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय। These can be termed as philosophers. Similarly, in France there were John Locke, Montesquieu and Rousseau. और इन लोगों ने दी बढ़िया फिलोसफीज। ये बढ़िया फिलोसफीज लोग हर जगह बात करते थे, कहीं पे भी इकट्ठा हो, कॉफी शॉप में, बुक शॉप में, सलॉन में, ये सब लोग इन्हीं की बातें करते थे। और लोगों को समझ आने लगा था कि यार सेंस तो बनती है इनकी बातों में। ठीक है, तो ये तीन जो फिलोसफर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। पहले स्टार्ट करते हैं जॉन लॉक से। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और उन्होंने बोला कि डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन, मतलब हम जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि हम राजा को, नोबल फैमिली को, रॉयल फैमिली को, वी थिंक दे आर दे आर लाइक गॉड, ये बहुत ही गलत है। वी शुड ट्रीट देम लाइक ह्यूमन बीइंग्स, उन्हें भगवान की तरह नहीं देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ही सेड सारी की सारी पावर राजा के हाथ में नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट गिव ऑल द पावर्स इन द हैंड ऑफ द मोनार्क। किसने बोला ये? जॉन लॉक ने। अब चलते हैं दूसरे ब्रदर की तरफ। हिज नेम वॉज रूसो जॉन लॉक के ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे लेके चले गए, और उन्होंने बुक लिखी विद द नेम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और रूसो ने कहा देयर शुड बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अ डॉक्यूमेंट, अ कंसेंट बिटवीन द टू पार्टीज। कौन सी है वो दो पार्टीज? जो लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं और जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रूसो ने कहा कि लोगों के बीच में, बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, देयर शुड बी कंसेंशुअल कॉन्ट्रैक्ट। अब वो रिप्रेजेंटेटिव्स कोई भी हो सकते हैं, राजा हो सकता है, किंग कुड बी द रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट कुड बी द रिप्रेजेंटेटिव, इवन चर्च कुड बी द रिप्रेजेंटेटिव, इट डजंट मैटर, बट देयर शुड बी म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द टू पार्टीज। हाउ ब्यूटिफुल है ना। अब आती है तीसरे व्यक्ति की बात। दैट थर्ड पर्सन इज नोन एज मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने जो बुक लिखी उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। नाउ द व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन नेक्स्ट 1 मिनट, आप बोलोगे मैम ये तो कुछ इंडिया जैसा सुनाई लग रहा है। yes, every other country has taken inspiration from French Revolution. ये बात आपको समझनी पड़ेगी that it was so important not only for France but for the Europe but for the rest of the world as well. तो मोंटेस्क्यू ने बोला कि पावर को डिवाइड कर दो ना यार, ये सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में देने की जरूरत ही क्या है। पावर को डिवाइड कर दो, पावर को बेसिक लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही डिवाइड कर दो। आधी दे दो लेजिस्लेटिव को, फिर एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को। ये कॉन्सेप्ट दिया मोंटेस्क्यू ने, और ये थे आपके फिलोसफर। और जैसा कि मैंने बताया ये आइडियाज हर जगह स्प्रेड कर रहे थे। कॉमन लोग जो थे वो इन आइडियाज को सुनते थे, अगर उन्हें पढ़ना नहीं भी आता था तो भी वो इन आइडियाज को सुनने लग गए थे। जैसे हमारे इंडिया में नहीं होता चाय वाले के पास बैठ के लोग चर्चा करते हैं, सिमिलरली इन फ्रेंच सोसाइटी ऑल्सो पीपल वर डिस्कसिंग दीज आइडियाज एवरीवेयर। एंड इसी पॉइंट पे हमारे राजा ने एक गलती कर दी। किंग लुई डिड वन मोर मिस्टेक। दैट मिस्टेक वाज
ही इंक्रीज द टैक्सेस। और जैसे ही टैक्सेस इंक्रीज किए, लोग ऑलरेडी गुस्से में भरे हुए बैठे हुए थे, French people were already very angry with the king. They went even more angry. Okay, अब उनका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था. They were angrier than ever. और यही हुआ कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन का. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जैक्ट इंसिडेंट मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी. If you like the explanation, don't forget to tell me in the comment section. And now let me tell you the surprise, most important question. तो एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द वर्ड लिवरी स्टैंड्स फॉर व्हाट. अब आंसर्स मैं किसी के नहीं बता रही हूँ, आंसर्स यू हैव टू टेल मी. आई हैव एक्सप्लेन द टॉपिक टू यू, यू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज लुई द 16 असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस. लुई को फ्रांस कब मिला था रूल करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 एक और होमवर्क क्वेश्चन है. ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैड इम्प्लीमेंटेड मॉन्टेस्क्यू मॉडल ऑफ गवर्नमेंट. अब ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको नहीं बताया एक्सप्लेनेशन में. दिस इज अ बोनस क्वेश्चन. लेट्स सी हु कैन आंसर दिस इन द नेक्स्ट सेशन. So people, take care and let me know if you are happy with the explanation. I'll see you next time with French Revolution. Till then, bye bye. Keep smiling.